नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। अरे सरिता, सुना है तेरी बेटी का विवाह तय हो गया है। शहर के सबसे बड़े घर में। वहाँ किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। खुश रहेगी तेरी बेटी। सरिता गर्व से बोली। हाँ साहब, भोले बाबा का आशीर्वाद है मेरी बेटी पर। बड़ी कृपा है विक्रम सिंह जी की। उन्होंने मेरी बेटी को अद्वैत के लिए पसंद किया। सामने वाले ने कहा, अच्छा अच्छा, तेरी बेटी कहाँ है, मुझे भी मिलवा दो, मैं उसे आशीर्वाद दूँ। खुश रहे अपने ससुराल में और तरक्की करे। तभी मुनीम सिंह को आवाज़ लगाई। कहाँ है सृष्टि? जरा इधर आ। काका से आशीर्वाद नहीं लेगी क्या? सृष्टि का विवाह तय हो चुका था, इसलिए उसे सबके सामने शर्म आती थी। वह ज़्यादा लोगों से नहीं मिलती थी। सृष्टि ने धीरे से दरवाज़ा खोला और झांकते हुए बोली, हाँ काका, राम राम। और सुनाओ? काका बोले, अरे बेटी, तेरा विवाह तय हो गया। इससे बड़ी खुशी क्या होगी मेरे लिए। इतना बोलकर काका बोले, चल बेटी, मैं चलता हूँ, फिर मिठाई लेकर आऊँगा। मुनीम सिर्फ वहाँ से चले गए। सृष्टि की मम्मी बहुत खुश थी। उसके भाग्य खुल गए थे। उसकी बेटी को इतना अच्छा घर और ससुराल मिल रहा था कि उसे लगता था कि मानो उसका जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य पूरा हो गया। सृष्टि के पापा की खुशी का ठिकाना नहीं था। सृष्टि अपनी सखियों के संग खेतों की ओर जाती और अपने होने वाले पति अद्वैत के लिए क्या क्या करेगी इसकी बातें करती। सारी सखियां हंसती और सोचती कि इसे शर्म नहीं आती कि सबके सामने अपने पति की बातें कर रही है। तभी उसकी एक सखी हंसकर बोली, क्यों सृष्टि, तू अपने पति की सारी बातें हमसे कर रही है, उनसे नहीं करेगी? यह सुनकर सभी सखियां ठाके मारकर हंसने लगी। सृष्टि बोली, मैं अपने मन की बात अभी किससे करूं? घर पर मम्मी पापा हैं जिनके सामने शर्म आती है, और तुम सब हो तो मैं बोल रही हूँ। अब टांग मत खींचो, नहीं तो कान के नीचे लगाऊंगी। सब घर लौट रही थी। रास्ते में एक तेज गाड़ी से टक्कर होते होते बची। सृष्टि गुस्से में बोली, ओ शहरी बाबू, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? कोई भी बीच रास्ते से जा रहा हो तो उसे टक्कर मार दोगे। उसकी सखिया भी खूब हंसी। शहरी बाबू चुपचाप खड़ा रहकर उसकी बातें सुनता रहा। सृष्टि बोली, सुनाई नहीं देता क्या? हम कब से बोल रहे हैं, या तो तुम्हें सुनाई नहीं देता, या तुम हम सबको पागल समझते हो। यह हमारा गांव है, तुम्हारा शहर नहीं, जहाँ बिना देखे किसी पर गाड़ी चढ़ा दो। शहरी बाबू मन ही मन सृष्टि के ख्यालों में खो गया। तभी गांव का एक व्यक्ति उसके पास आया और पूछा, भाई क्या हुआ है? इतनी धूप में यहाँ क्यों खड़ा है? शहरी बाबू बोला, कुछ नहीं भाई, जा रहा हूँ। शहरी बाबू शहर से किसी काम से आया था, पर जाते समय गाड़ी खराब हो गई। मिस्त्री खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन गांव में नहीं मिला। रात भी हो गई। उसके पास गांव में रुकने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने मदद के लिए किसी भले व्यक्ति से सहायता मांगी और वह मुनीम सिंह निकला। मुनीम सिंह ने उसे अपने घर में रुकने दिया और आदरपूर्वक खिलाया। मुनीम सिंह ने घर से बताया कि उनके गांव की बेटी सृष्टि का विवाह शहर के बड़े घर में अद्वैत से तय हुआ है। गांव वालों के लिए यह बहुत खुशी की बात थी। शहरी बाबू ने यह पूछना जरूरी नहीं समझा कि यह लड़की कौन है और किससे विवाह कर रही है, और वह भी खुश हो गया। सुबह हुई। गाड़ी जैसे तैसे ठीक कराकर शहरी बाबू निकलने ही वाला था कि गाड़ी फिर सृष्टि के सामने आ गई। इस बार सृष्टि ने उसे खरी खोटी सुनाई। शहरी बाबू ने क्षमा मांगी और चुपचाप चला गया। सृष्टि घर जाकर अद्वैत के लिए अपने हाथों से स्वेटर बुन रही थी। सोच रखा था कि पहली मुलाकात में वही उपहार देगी। सृष्टि ने अभी तक अद्वैत को देखा नहीं था, क्योंकि अद्वैत के पिता ने ही सृष्टि का रिश्ता तय किया था और अद्वैत को अपने पिता पर पूरा भरोसा था। अद्वैत अपने किसी काम में लगा था। तभी उसका मित्र निशांत आया और बोला, यार कैसे हो? सुना है पापा ने तेरे लिए लड़की पसंद की है। अद्वैत बोला, हाँ, नाम है सृष्टि। निशांत बोला, भाभी से कब मिलवा रहा है? अद्वैत ने कहा, अभी खुद नहीं मिला हूँ तो तुझे कैसे मिलवाऊं? जरूरत नहीं है, पापा ने पसंद किया है तो अच्छी ही होगी। निशांत बोला, ठीक है, पर शादी से पहले एक बार मिल लेना, अच्छा रहेगा। निशांत खुद उस लड़की के ख्यालों में खो गया जिसे वह गांव में 2 बार टकराया था, पर अद्वैत को समझ नहीं आया। तभी विक्रम सिंह आए और बोले,
बेटा, मेरी पसंद पर भरोसा है ना? अद्वैत बोला, हाँ पापा, आप जो भी करते हैं मेरे भले के लिए ही करते हैं। शादी की तारीख नजदीक आई तो अद्वैत एक बार मिलने गांव गया, पर सृष्टि किसी रिश्तेदार के घर गई हुई थी। वह सृष्टि के मम्मी पापा से मिलकर वापस लौट आया। सृष्टि कुछ दिन बाद वापस आई। सृष्टि की मम्मी बहुत उत्सुक थी यह बताने के लिए कि दामाद जी घर आए थे। सरिता बोली, सृष्टि बेटी, तेरे होने वाले पति आए थे तुझसे मिलने, पर तू तो घर पर ही नहीं थी। सृष्टि बोली, क्या बोल रही हो माई? सृष्टि की मम्मी बोली, पगली, अद्वैत घर आए थे। सरिता मुस्कुराकर बोली, सृष्टि, तो हम क्या करें? तू मिल गई ना, सब ठीक है ना? सृष्टि की मम्मी बोली, अरे अब मुझसे लज्जा मत कर, मुझे पता है कि तू भी अद्वैत से मिलना चाहती थी। सृष्टि बोली, हम क्यों नहीं मिलते? इतना बोलकर सृष्टि शर्माते शर्माते अपने कमरे में चली गई। सृष्टि भी अद्वैत से मिलना चाहती थी। उसे बहुत दुख हुआ कि क्यों वह गांव से बाहर रिश्तेदार के घर चली गई थी। उसे रोना भी आ रहा था। उसने खुद को तसल्ली दी कि कोई बात नहीं, अब अद्वैत से शादी होने ही वाली है। सब्र का फल मीठा होता है। सृष्टि और अद्वैत की शादी की तैयारी शुरू हो चुकी थी। निमंत्रण पत्र सभी रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों को भिजवा दिए गए थे। शादी की रौनक अद्वैत के घर पर हर तरफ देखने को मिल रही थी। अद्वैत के माता पिता इस शादी से बहुत खुश थे। दो वजह थी। पहली, अद्वैत उनका इकलौता और लाडला बेटा था। दूसरी यह कि किसी की सबसे प्यारी अमानत को विक्रम सिंह और सुनैना जी ने अपने बेटे के रूप में स्वीकार किया था। शायद इसीलिए वह दोनों उससे इतने करीब थे। पर यह राज आज तक अद्वैत से छुपा हुआ था। शायद इसीलिए कि अद्वैत सब बर्दाश्त न कर पाए, या फिर उसके असली माता पिता के वचन से बंधे हुए थे। विक्रम सिंह और सुनैना जी। अद्वैत का दोस्त निशांत भी उत्सुक था अपनी होने वाली भाभी से मिलने के लिए। सारी तैयारी कर चुका था। बारात में क्या पहनना है, विदाई में क्या पहनना है, सब तय हो चुका था। सारी रस्में भी धूमधाम से हुई। शादी से एक रात पहले यूं ही बातें करते हुए निशांत उस गांव वाली लड़की के ख्यालों में खो गया। उसे एहसास हुआ कि उसे उस लड़की से प्यार हो गया है। उसने तय किया कि अद्वैत की शादी के बाद वह अपनी शादी की बात उसी लड़के से करेगा। लड़के के माता पिता से उसका हाथ मांगेगा, जिसे वह ठीक से जानता भी नहीं था। बस उसे देखकर उसे प्यार हो गया। रात काफी हो चुकी थी, सभी सो चुके थे। निशांत को अचानक बेचैनी महसूस हुई। उसने सोने का प्रयास किया, पर नींद नहीं आई। उसे ऐसा आभास हो रहा था जैसे कोई बड़ा संकट होने वाला हो उसके जीवन में। आधी रात बीत चुकी थी। निशांत सो गया। सोते हुए उसने सपना देखा जिससे वह लड़की किसी और के साथ शादी कर रही थी। सुबह के 4 बज चुके थे। अचानक निशांत की नींद खुली और वह घबरा गया। उसे ख्याल आया कि जो उसने सपना देखा वह सुबह का सपना था, और लोग कहते हैं कि सुबह का सपना सच हो जाता है। निशांत बहुत घबराया हुआ था। आज अद्वैत की शादी का दिन था। जो कल तक बहुत खुश था, आज उसके चेहरे पर कोई चमक नहीं थी। उसने निर्णय लिया कि देर होने से पहले वह सुबह ही उस लड़की से शादी की बात करेगा। वह गांव जाने के लिए तैयार हो ही गया था, पर शादी वाले दिन ही विदेश से बहुत जरूरी फोन आया और निशांत को तुरंत विदेश जाना पड़ा। इसी वजह से वह गांव नहीं जा सका और ना ही अद्वैत की शादी में शामिल हो सका। विदेश जाने से पहले निशांत ने अपनी असहाय स्थिति अद्वैत को बताई। अद्वैत ने निशांत को समझाया कि यह मात्र एक सपना था, इसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। निशांत, तुम बेवजह ही परेशान हो रहे हो। निशांत बोला, पर मुझे बहुत अजीब लग रहा है। अद्वैत बोला, चिंता मत करो, सुबह देखा हुआ सपना हर बार सच नहीं होता। भगवान पर विश्वास रखो। तुम विदेश जाओ, तुम्हें शादी में नहीं रहना पड़ेगा। यह मुझे दुख देगा, पर जिस कार्य के लिए तुम जा रहे हो उसमें सफल होकर वापस आना। अद्वैत की सारी बातें सुनकर निशांत थोड़ा शांत हुआ, पर उसे अभी भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। जैसे तैसे निशांत विदेश चला गया। शाम हो चुकी थी। अद्वैत की बारात सृष्टि के घर रवाना हो चुकी थी। सृष्टि के गांव में बारात का बेसब्री से इंतजार हो रहा था। सृष्टि दुल्हन के जोड़े में सजी हुई बैठी थी। घूंघट इतना बड़ा कि पूरा चेहरा उसी में छिपा हुआ था।
सरिता जी का इंतजार भी नहीं हो रहा था। सरिता जी बोली, सुनो जी, बारात कब तक आएगी? सरिता के पति केशव जी बोले, अरे सरिता, सब्र करो, आ जाएगी। अपने दामाद को देखने की जल्दी है। सरिता बोली, चलो झूठे, दामाद से ज्यादा तो समधी जी का इंतजार हो रहा है। केशव जी बोले, अरे नहीं, क्या बोल रही हो, हम मजाक कर रहे थे। दोनों के बीच बात हो ही रही थी कि बारात द्वार पर आ गई। सारा गांव अपनी छतों से दूल्हे की एक झलक पाने के लिए उत्सुक था। दूल्हा सहरे में था, इसीलिए कोई उसका चेहरा देख नहीं सकता था। गांव की एक बच्ची ने अपनी माँ से पूछा, माँ, दूल्हा घूंघट में क्यों है? घूंघट में तो दुल्हन रहती है ना। उसकी माँ बोली, अरे नहीं बेटी, आज के दिन दूल्हा भी घूंघट में रहता है। जब तक विदाई नहीं हो जाती, दूल्हे का चेहरा सहरे में ढका हुआ होता है। सरिता जी ने दूल्हे का स्वागत किया और सभी बारातियों को अंदर आने का आग्रह किया। सृष्टि की धड़कन बढ़ चुकी थी। वह अपने होने वाले पति का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। सरिता जी अंदर आकर सृष्टि को मंडप पर ले गई। सृष्टि का विवाह पूरे समाज के सामने रीति रिवाज से संपन्न हुआ। सृष्टि डोली में बैठकर अपने ससुराल रवाना हुई। ससुराल में गृह प्रवेश हुआ और बहू का स्वागत किया गया। बहू अपने कमरे में अपने पति अद्वैत का इंतजार कर रही थी। कमरे में अद्वैत आया और पहली बार अपनी पत्नी का चांद सा चेहरा देखा। सृष्टि ने भी पहली बार अपने पति का चेहरा देखा। सृष्टि ने अपना तोहफा अपने पति के सामने प्रस्तुत किया। अद्वैत को अपना उसका बनाया हुआ तोहफा बहुत पसंद आया। अगली सुबह सृष्टि अपने सास ससुर का आशीर्वाद लेती है। अपने ससुराल में पहला दिन यादगार बनाने के लिए उसने अपने हाथों में स्वादिष्ट भोजन तैयार किया। सृष्टि का ससुराल में पहला दिन बहुत अच्छा बीता। 2-3 दिन के बाद सृष्टि को उसके गांव के लिए भेज दिया गया। विदेश से अपना कार्य पूरा कर निशांत लौटता है। वह अद्वैत की शादी से खुश था और अपनी भाभी से मिलने को उत्सुक था। वह अद्वैत के घर पहुंचकर बोला, ओ यार अद्वैत, बधाई हो, भाभी कहाँ है? हमें भी उनसे मिलवा। अद्वैत बोला, तूने देर कर दी, अब तो उनके गांव की रस्मों के बाद ही भाभी से मिल पाएगा। निशांत बोला, क्यों भाई? अद्वैत बोला, रस्म है, निभानी पड़ेगी। निशांत बोला, अच्छा कोई बात नहीं, मैं उस लड़के के गांव जाकर आता हूँ जिससे मुझे शादी की बात करनी है। अद्वैत बोला, हाँ जाओ भाई, अब तुम्हारी शादी में मुझे भी नाचना है, जल्दी से मेरी भाभी को ढूंढ कर लाओ। निशांत बोला, हाँ मैं चलता हूँ। अच्छा यह बताओ, वह लड़की किस गांव की है? अद्वैत बोला, कमलपुर। निशांत बोला, अरे वही तो मेरा भी ससुराल है। अद्वैत बोला, हाँ केशव जी के घर। निशांत वहां से सीधे गांव के लिए रवाना हो गया। रास्ते भर यही सोचता रहा कि वह लड़की को कैसे ढूंढे। उसके पास उसकी कोई निशानी भी नहीं थी। निशांत उसी सड़क पर पहुंचा जहां वह लड़की पहली बार टकराई थी। उस उसे एक उपाय सूझा। वह लड़की को उसी जगह खड़े होकर ढूंढेगा, सोचकर कि शायद आज भी वह घड़ा लेकर घाट की तरफ आएगी। वह करीब शाम 4 बजे तक वहीं खड़ा रहा, पर कोई लड़की वहां से नहीं गुजरी। निशांत का धैर्य टूट रहा था। वह उदास हो गया। उसने निर्णय लिया कि कुछ समय और वहीं रुककर उसका इंतजार करेगा। कुछ समय बाद कुछ लड़कियां घड़ा लेकर वहां से गुजरी। निशांत ने उन लड़कियों में उस लड़की को ढूंढा जिससे वह प्यार करता था, पर पर वह लड़की उनमें नहीं थी। अन्य लड़कियों को देखकर उसे याद आया कि यह सभी उसी लड़की की सखियां थी जो उस दिन उसके साथ थे। निशांत ने उन लड़कियों का रास्ता रोका। लड़कियों ने कहा, अरे तुम फिर से आ गए और हमारा रास्ता रोक रहे हो। वही निशांत था। निशांत ने उन लड़कियों से उस लड़की के बारे में पूछा। लड़कियां समझ नहीं पाई कि वह किसकी बात कर रहा है। निशांत ने धीरे से फिर विस्तार से पूछा। एक लड़की ने बताया कि उस लड़की का तो विवाह हो गया है। यह सुनते ही निशांत को झटका लगा। वह अंदर से टूट गया। लड़कियों ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? निशांत दुखी होकर बोला, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। लड़कियां बोली, ठीक है। निशांत बोला, हम चलते हैं। लड़कियां रुकी और निशांत ने पूछा, लड़की का घर कहाँ है और उसका नाम क्या है? लड़कियों ने बताया कि इसका नाम सृष्टि है। यह सुनते ही निशांत दंग रह गया। लड़कियां वहां से चली गई। निशांत को कुछ समझ नहीं आया कि यह सब कैसे हो गया। वह खुद से बोलता रहा, मैं जिस लड़की से प्यार करता था
उसी की शादी मेरे दोस्त से हो गई। निशांत वहीं बैठकर रोता रहा। शाम हो चुकी थी। मुनीम सिंह का सामना निशांत से हुआ। निशांत को ऐसी हालत में देखकर मुनीम सिंह उसे अपने घर ले आए और उसकी हालत के बारे में पूछे। निशांत सारी बातें बताता है। मुनीम सिंह भी उसके लिए दुखी हुए। मुनीम सिंह बोले, छोरी का नाम क्या है शहरी बाबू? निशांत ने जवाब दिया, सृष्टि। मुनीम सिंह बोले, यह सच है कि सृष्टि का विवाह हो गया, पर जरूरी नहीं कि पूरे गांव में सृष्टि नाम की सिर्फ एक ही लड़की हो। निशांत को अब तक लग रहा था कि सृष्टि की शादी अद्वैत से हुई है, पर मुनीम सिंह की बातों से उसे लगने लगा कि कोई दूसरी सृष्टि हो सकती है जिसकी शादी अद्वैत से हुई है। अगले ही पल निशांत ने सृष्टि के बारे में पूछा कि उसकी शादी किस व्यक्ति से हुई। मुनीम सिंह बताते हैं कि सृष्टि की शादी अद्वैत से हुई है, जो शहर के सबसे बड़े व्यक्ति है। यह सब सुनकर निशांत पूरी तरह टूट गया। अब उसे यकीन हो चुका था कि जिस सृष्टि से वह प्रेम करता था उसी की शादी अद्वैत से हुई है। निशांत को ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल में किसी ने छुरा घोंप दिया हो। निशांत ने आज तक किसी लड़की को पसंद नहीं किया था। जिसे देखा उसी से प्रेम किया और उसी की शादी उसके दोस्त से हो गई। अब वह शहर की ओर रवाना हो गया। सृष्टि की सखियां उसे शहरी बाबू के विषय में बताती है कि वह उसके बारे में पूछ रहा था। आज सृष्टि की विदाई थी। सृष्टि की विदाई की लगभग सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। इस बार सृष्टि को अपना पीहर छोड़कर ससुराल जाने में दुख हो रहा था। शायद इसीलिए कि अब पता नहीं कितने दिनों बाद वह अपने माता पिता से मिलेगी। सृष्टि बोली, माँ, तुम्हें छोड़कर जाने का दिल नहीं कर रहा है। सृष्टि की मम्मी बोली, अरे छोरी, ससुराल तो जाना ही पड़ेगा। अब तेरा घर वही है। अब तुझे उस घर की गृहस्थी संभालनी है और अपने पीहर का नाम रोशन करना है। सृष्टि बोली, माँ, अद्वैत जी को यहीं बुला लो, मैं नहीं जाऊंगी। सृष्टि की मम्मी बोली, छोरी, कैसी बातें कर रही हो? तू चल, अच्छा तैयार हो जा, दामाद जी आते होंगे। सृष्टि की मम्मी अपनी बेटी सृष्टि को समझाकर वहां से चली गई। सृष्टि ने हिम्मत जुटाई, अपना 16 श्रृंगार किया और ससुराल जाने के लिए तैयार हो गई। अद्वैत अपने माता पिता के साथ सृष्टि को लेने अपने ससुराल की ओर रवाना हो रहे थे। कमी थी तो केवल निशांत की। अद्वैत चाहता था कि उसके साथ निशांत भी उसके ससुराल जाए, पर निशांत कुछ दिनों के लिए शहर से दूर कहीं शांति की तलाश में नदी के किनारे चला गया था। निशांत ने अद्वैत को यह कभी नहीं बताया कि वह किस दुख से जूझ रहा है। निशांत अद्वैत का सामना नहीं करना चाहता था, मानो वह उसकी नजरों से खुद को छिपा रहा था। अद्वैत ने भी ज्यादा जोर नहीं दिया, पर उसे यह एहसास हो गया कि निशांत किसी तकलीफ में है। अद्वैत ने विचार किया वह सृष्टि को लिवाने के बाद निशांत से बात करेगा। अद्वैत अब कमलपुर की ओर रवाना हो चुका था। अद्वैत का स्वागत बड़ी धूमधाम से हुआ और उसकी खातिरदारी की गई। सृष्टि की सखियां वही अद्वैत के पास बैठकर बातचीत कर रही थी। एक ने कहा, सृष्टि को अब बहुत बड़े बड़े लोग जानने लगेंगे, जैसे उस शहरी व्यक्ति को ही देख लो, सृष्टि के विषय में कितनी व्याकुलता से पूछ रहा था। दूसरे ने कहा, हमारी सृष्टि इतनी खूबसूरत है कि लड़के उसके बारे में पूछते हैं। अद्वैत सारी बातें सुन रहा था, पर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि उसकी पत्नी के विषय में कोई बाहरी टिप्पणी करे। अद्वैत को गुस्सा आया, पर उसने अपने ऊपर काबू रखा। सृष्टि ससुराल विदा हो गई। अद्वैत ने सृष्टि से जानने की कोशिश की कि उसकी सखियां किस लड़के की बातें कर रही थी। सृष्टि बोली, हमारे गांव में 1 महीने पहले कोई शहरी व्यक्ति आया था। हम सभी सखियां घाट पर जा रही थी और रास्ते में वह सामने से आया और मुझसे टकरा गया, तो मैंने उसे खूब खरी खोटी सुनाई होगी। शायद इसीलिए मेरी सखियां लड़के के विषय में बोल रही थी। अद्वैत ने सृष्टि की बात मान ली। दोनों ने अपनी नई जिंदगी का शुभारंभ किया। एक दिन अद्वैत निशांत के पास गया उसका हाल जानने। अद्वैत को देखते ही निशांत ने फिर से नजरें चुराई। अद्वैत बोला, निशांत भाई, तुम दुखी हो? अगर चाहो तो मुझे बता सकते हो अपने दुख का कारण। निशांत बोला, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम बताओ, तुम कैसे हो? अद्वैत बोला, मैं ठीक हूँ, पर तुमने अपनी भाभी के बारे में नहीं पूछा। अभी तक तो बहुत उत्सुक थे अपनी भाभी से मिलने को, अब अचानक क्या हुआ? निशांत बोला, कुछ नहीं,
बस ऐसे ही आओ, घर घूम आओ। सृष्टि की मम्मी भी तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। हाँ आऊँगा, माँ जी से मिलने। निशांत ने किसी तरह खुद को अद्वैत के सामने रोक रखा था। बिल्कुल नहीं जताया कि उसे क्या कष्ट है। निशांत अब कभी भी अद्वैत के घर नहीं जाता था। उसे सृष्टि को देखकर तकलीफ होती थी। एक दिन अचानक निशांत को अद्वैत के घर जाना पड़ा। वहां उसका सामना सृष्टि से एक बार फिर हुआ। सृष्टि अपने कमरे की ओर जा रही थी और निशांत भी बिना आगे देखे अंदर चला जा रहा था। सृष्टि और निशांत की फिर से टक्कर हुई। सृष्टि को फिर गुस्सा आया। निशांत, तुम यहाँ कैसे आए? निशांत कुछ नहीं कह सका, बस देखता रह गया। सृष्टि बोली, ओ शहरी व्यक्ति, तू सच में गुंगे हो क्या? निशांत बोला, कुछ नहीं। सृष्टि का टकराना अद्वैत ने अपनी आंखों से देखा और दोनों की बातचीत भी सुनी। अद्वैत चकित था कि सृष्टि उसके मित्र को पहले से कैसे जानती है। अद्वैत निशांत और सृष्टि के पास गया और सवाल किया, सृष्टि, तुम निशांत को कैसे जानती हो? सृष्टि बोली, अद्वैत जी, यह वही शहरी व्यक्ति है जो मुझसे टकराया था मेरे गांव में, पर शायद इसे बोलने में कोई परेशानी हो। अद्वैत बोला, अच्छा, पर तुम भी जानते हो कि यह कौन है? सृष्टि बोली, यह मेरा सबसे प्यारा दोस्त है। सृष्टि ने निशांत से क्षमा याचना की अपने रूखे बर्ताव के लिए और घर के भीतर बुलाकर उसकी मेहमान नवाजी की। अद्वैत और निशांत एक दूसरे से बात करते रहे। निशांत को समझ नहीं आ रहा था कि वह सृष्टि को देखकर खुश हो या दुखी। कुछ समय बाद सृष्टि को याद आया कि उसकी सखियां बता रही थी कि शहरी व्यक्ति उसके बारे में पूछ रहा था। सृष्टि को आश्चर्य हुआ कि अद्वैत का मित्र उसके विषय में क्यों पूछ रहा था। सृष्टि ने निर्णय लिया कि वह खुद जाकर पूछेगी, पर बाद में उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसी दौरान निशांत उसे अचानक से देखने लगा। सृष्टि को अजीब लगा कि वह उसे क्यों देख रहा है। सृष्टि ने सोचा कि वह जानकर देखेगी कि आखिर निशांत के मन में क्या चल रहा है। चेहरे पर चिंता, मन में कई सवाल लिए सृष्टि अपने कमरे की ओर जा रही थी। अद्वैत की मम्मी सुनैना जी बोली, बहू, क्या हुआ? इतनी हड़बड़ाहट में कहाँ जा रही हो? सृष्टि बोली, कहीं नहीं माँ जी, बस यूं ही कुछ विचार कर रही थी। सुनैना जी बोली, अच्छा, कोई बात नहीं, चलो रसोई घर चलते हैं, तुमसे कुछ बातें करनी है। बातें करते करते कुछ काम भी निपट जाएगा। वैसे भी अब तू इस घर की बहू है तो तुझे ही इस घर की जिम्मेदारी संभालनी है। सृष्टि बोली, जी माँ जी, चलिए रसोई घर। सुनैना जी अपनी बहू को कुछ समय बिताने के लिए रसोई घर में ले गई। वह चाहती थी कि वह अपनी बहू के साथ घुले मिले, उसकी पसंद नापसंद का ध्यान रखे और उसे बहू नहीं बेटी की तरह अपनाए। सुनैना जी बोली, बहू, अपने विषय में कुछ बताओ। जैसे तेरा मायका, मायके की याद तो तुझे बहुत आती होगी ना? सृष्टि बोली, हाँ माँ जी, याद आती है, पर मुझे आपकी जैसी सास मिली इसीलिए कम याद आती है। सुनैना जी बोली, तुझे कोई परेशानी तो नहीं है? अगर कभी कोई दुख तकलीफ हो तो बेझिझक मुझसे कहना। सृष्टि बोली, अरे नहीं माँ जी, आपके रहते हुए मुझे क्या दुख या तकलीफ हो सकती है? सुनैना जी बोली, बहू, मेरे अद्वैत का अच्छे से ख्याल रखना, आने वाली पूरी जिंदगी उसका साथ देना। वह बहुत भोला और मासूम है, हमारे जिगर का टुकड़ा है। सुनैना जी ने अपने दिल की सारी बात सृष्टि के सामने रख दी। सृष्टि को अपनी माँ जैसी सास मिली और वह खुश थी। सृष्टि बातों ही बातों में निशांत के विषय में सुनैना जी से पूछ बैठी। सुनैना जी ने बताया कि निशांत अद्वैत का सगा भाई जैसा मित्र है। भाई जैसा समझो कि भाई ही है। दोनों की आपसी मित्रता बहुत मजबूत है। सृष्टि अभी भी दुविधा में थी कि आखिर बात क्या है। निशांत उसे इस तरह क्यों देख रहा था? उसे शक हुआ कि कहीं निशांत की नीयत ठीक नहीं, पर बिना किसी प्रमाण के वह कोई आरोप नहीं लगा सकती थी। वह सत्य की तलाश में निशांत पर नजर रखती है ताकि उसकी नीयत का पता चल सके या कोई दूसरी परेशानी हो तो वह भी समझ सके। निशांत अंदर परेशान था, किसी से अपनी दुविधा नहीं बता सकता था, खासकर अपने मित्र अद्वैत से। पहले ही सृष्टि को पाने से पहले निशांत ने सृष्टि को खो दिया था। इसी पीड़ा में वह इतना कमजोर पड़ चुका था कि उसका आत्मविश्वास भी टूट चुका था। एक शाम वह शराब पीने गया। उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। उसने शराब का सेवन किया और वहीं बैठकर
अपने मन की सारी पीड़ा खुलकर सभी के सामने बताना शुरू कर दिया। तभी उसका एक भाई चिराग वहां से गुजर रहा था। उसने देखा कि निशांत शराब के नशे में धुत पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। चिराग ने उसे सहारा दिया और अपने घर वापस लेकर आया। उसके होश में आने की प्रतीक्षा की। चिराग ने उसकी सारी बातें सुनी और समझ गया कि वह किसी लड़की से प्रेम करता है और उसके बिना बहुत व्याकुल है। चिराग यह सब सोच ही रहा था कि उसी समय निशांत होश में आ गया। चिराग उससे पूछता है कि उसकी स्थिति कैसी है। भैया, क्या हाल बना रखा है, क्या हुआ? निशांत बोला, कुछ नहीं। चिराग बोला, अब आप मुझसे कुछ छुपाने का प्रयास मत करिए, क्योंकि मैंने आपकी सारी बातें सुन ली है। निशांत बेबस होकर रोने लगा। वह बहुत तकलीफ में था। निशांत बोला, चिराग, क्या बताऊं भाई, पहली बार जीवन में मैंने किसी युवती से प्रेम किया। वह मुझे इस जीवन में नहीं मिली। शायद मैंने कुछ पाप किए होंगे अपने पिछले जन्म में, उसी का फल मुझे आज मिल रहा है। चिराग बोला, उस युवती को यह पता है कि आप उससे प्यार करते हैं? निशांत बोला, अब नहीं, उसे कुछ नहीं पता। मैं उसे कुछ बता पाता उससे पहले ही उसकी शादी अद्वैत से हो गई। अद्वैत से? हाँ, मैं उसे यह बात बताने ही जा रहा था कि मुझे तत्काल विदेश जाना पड़ा, जिसकी वजह से मैं अपने प्रेम के विषय में सृष्टि को न बता सका। अब उसने अपने दिल का सारा हाल चिराग को बता दिया। चिराग एक भाई होने के नाते अपने भाई को इस कष्ट में नहीं देख सकता था। चिराग को क्रोध आया कि अद्वैत ने उसका प्यार छीन लिया। उसी समय चिराग ने यह निर्णय किया कि अद्वैत से वह इसका बदला लेकर ही रहेगा। चिराग ने खुद अद्वैत के खिलाफ एक योजना बनाई। उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए अद्वैत को अपने घर बुलाया ताकि वह अद्वैत का अपहरण करवा सके। अद्वैत को चिराग का फोन आया। अद्वैत, कैसे हो तुम कैसे हो? अद्वैत बोला, फोन क्यों किया भैया? चिराग बोला, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। कृपया अभी इसी वक्त मेरे घर आ जाइए। अद्वैत बोला, पर क्या हुआ, तुम घबराए हुए क्यों हो? चिराग बोला, जल्दी आ जाइए। इतना कहकर चिराग ने फोन काट दिया और बस अद्वैत के आने का इंतजार करने लगा। अद्वैत सोचता, सृष्टि से मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, आने में थोड़ी देर हो सकती है। पर सृष्टि को तनिक भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे घबराहट हो रही थी। सृष्टि को शक हुआ कि शायद निशांत ही यह सब करवा रहा है, चिराग के माध्यम से अद्वैत को बुलाने के लिए। पर क्यों? इसका जवाब उसके पास नहीं था। उसे एक पल के लिए यह लगा कि निशांत का उद्देश्य गलत हो सकता है। सृष्टि को अपने असभ्य बर्ताव के कारण यह भी महसूस हुआ कि शायद उसने अद्वैत को परेशानी में डाल दिया। पर दूसरी ओर उसे यह भी लगा कि निशांत की नीयत ठीक नहीं है। सृष्टि की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने अपनी बेचैनी सुनैना जी को बताई। सुनैना जी ने उसे दिलासा दिया कि चिंता की कोई बात नहीं है, परेशान मत हो। अद्वैत चिराग के घर पहुंचता है, पर वहां कोई नहीं दिखता। अद्वैत चिंतित होता है और चिराग को आवाज देता है, पर कोई उत्तर नहीं आता। अद्वैत जैसे ही इधर उधर घूमकर देखता है, कुछ लोग आते ही उसे पकड़ लेते हैं, हाथों में रस्सी बांधकर, मुंह में कपड़ा ठूसकर किसी अजनबी जगह ले जाते हैं। अद्वैत को समझ नहीं आता कि उसके साथ यह सब क्यों हो रहा है। उसे अभी भी चिराग की चिंता थी कि वह भी उसकी तरह मुसीबत में होगा, पर उसे यह नहीं पता कि अद्वैत को बंदी बनाने के पीछे चिराग का हाथ है। सृष्टि का मन घबराया हुआ था। सुबह से शाम हो चुकी थी, पर अद्वैत का कोई अता पता नहीं था। वह घबराई हुई सुनैना जी के पास जाती है। अब सुनैना जी भी चिंतित हो रही थी। उन्होंने विक्रम सिंह को फोन किया और उन्हें तुरंत घर बुला लिया। विक्रम सिंह ने सृष्टि से पूछा कि अद्वैत घर से क्या कहकर गए थे। सृष्टि ने बताया कि अद्वैत जी चिराग की सहायता के लिए उनके घर जा रहे थे। विक्रम सिंह को पहले से ही चिराग का व्यवहार ठीक नहीं लगता था, पर उन्होंने सोचा शायद चिराग सच में मुसीबत में हो। विक्रम सिंह उसी समय चिराग के घर गए, पर वहां कोई नहीं मिला। विक्रम सिंह भी चिंतित होकर खाली हाथ घर लौटे। उन्हें अकेले आते देखकर सृष्टि और घबरा गई। उसे लगता कि यह सब निशांत ने ही करवाया होगा। सृष्टि भागकर अपने कमरे में गई और निशांत को फोन लगाया। निशांत, तुम अद्वैत जी को
जहाँ भी ले गए हो कृपया उन्हें तुरंत छोड़ दो। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, उसकी सजा अद्वैत जी को मत दो। निशांत को समझ नहीं आया कि सृष्टि क्या कहना चाह रही है। निशांत बोला, सृष्टि तुम क्या बोल रही हो? अद्वैत कहाँ है? वह ठीक तो है ना? सृष्टि बोली, देखो निशांत, तुम भोले मत बनो। मुझे पता है कि तुमने ही अद्वैत जी का अपहरण करवाया है चिराग के जरिए। निशांत बोला, क्या अपहरण? अद्वैत का अपहरण? तुम अनजान क्यों बन रहे हो? निशांत बोला, मैंने तुमसे सही व्यवहार नहीं किया था, उसी का बदला तुम अद्वैत जी से ले रहे हो। कृपया ऐसा न करो। तुम चिराग से कहो और अद्वैत जी को छोड़ दो। तुम्हें जो भी बदला लेना है मुझसे लो, पर अद्वैत जी को जल्दी से छोड़ दो। मेरा दिल बैठा जा रहा है। निशांत सृष्टि की सारी बातें सुनता रहा। उसने सोचा कि चिराग ने ऐसा क्यों किया। अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसने अद्वैत का अपहरण करवा दिया, और अद्वैत के अपहरण का जिम्मेदार सृष्टि को क्यों समझा जा रहा है। निशांत उसी समय चिराग के घर गया, पर उसे चिराग वहां नहीं मिला। निशांत हर उसी जगह ढूंढने की कोशिश करता रहा जहां वह जा सकता था, पर चिराग को ढूंढने में असफल रहा। किसी तरह निशांत चिराग को फोन लगाने में सफल हो गया। निशांत ने पूछा, चिराग, यह सब क्या है? तुमने अद्वैत का क्या किया है? चिराग बोला, भैया आप चिंता मत कीजिए, मैं अद्वैत को उसके किए की सजा देकर ही रहूंगा। निशांत बोला, पर उसने क्या किया है? उसने तुमसे तुम्हारा प्यार छीना है ना? चिराग बोला, अद्वैत गुस्से में, तुमसे किसने कहा कि उसने मेरा प्यार छीना है? भैया आपका यह दुख मैं नहीं देख सकता, इसीलिए मैं अद्वैत को सबक सिखा दूंगा। निशांत बोला, पागल हो गए क्या? उसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, न ही उसने मेरा प्यार मुझसे छीना है। मेरी किस्मत में सृष्टि का प्यार नहीं लिखा था, उसमें अद्वैत का क्या दोष? चिराग निशांत को नहीं बताता कि वह अद्वैत को किस जगह रखे हुए है। निशांत पुलिस की मदद लेता है। पुलिस की मदद से निशांत चिराग तक पहुंचता है और सही समय पर अद्वैत के पास पहुंच जाता है। निशांत चिराग को वहीं पर पकड़कर 2-4 थप्पड़ लगाता है। अद्वैत को समझ नहीं आता कि चिराग ने ऐसा क्यों किया। अद्वैत चिराग से जानने की कोशिश करता है कि उसने यह सब क्यों किया। चिराग कहता है, तुमने मेरे भाई का प्यार उससे छीना है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अद्वैत कहता है, चिराग अभी तक भैया कहकर संबोधित करते थे, अब तू से क्या कह रहे हो? चिराग कहता है, मैंने निशांत का प्यार छीना? तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने जानबूझकर सृष्टि से शादी की ताकि निशांत की शादी उससे ना हो सके। अद्वैत को झटका लगा। निशांत चिराग से कहता है, तू कैसा भाई है? तुझे अद्वैत के साथ यह सब नहीं करना चाहिए था। पहले तो जान लेता कि आखिर बात क्या है। अद्वैत निशांत से सारी बातें खुलकर पूछता है, यह सब क्या है? तुम सृष्टि से प्रेम करते हो? निशांत बोला, हाँ करता था, पर अब वह तुम्हारी अमानत है। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया उसके बारे में, और ना ही कभी सृष्टि ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया। मुझे नहीं पता था कि जिस लड़के से मैं प्रेम कर बैठा उसी से तुम्हारी शादी होने जा रही है। और रही बात सृष्टि की, तो उसे कुछ भी नहीं पता। उसे यह तक नहीं पता कि मैं उसे पसंद करता हूँ। निशांत, सारी मेरी गलती है, मुझे सृष्टि से शादी नहीं करनी चाहिए थी। निशांत बोला, अब गलती तुम्हारी नहीं है, उसकी शादी तुमसे पहले से ही तय हो चुकी थी और मुझे इसका पता नहीं था। याद है जब मैंने तुम्हें बताया था कि मैं गांव में एक लड़की से टकराया था? वह वही लड़की सृष्टि थी जिसे अनजाने में मैं प्रेम कर बैठा। मुझे माफ कर दो, पर कहीं ना कहीं मेरी भी गलती थी। मुझे सृष्टि से पहले मिलना चाहिए था। वह खुद मेरे प्रेम में से अनजान थी। अब मैं उसे प्रेम नहीं करता। अद्वैत, मुझे माफ कर दो। अद्वैत निशांत को घर लेकर पहुंचता है। अद्वैत के मन में सृष्टि को लेकर बहुत उथल पुथल मची हुई थी। मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे, मानो एक ही झटके में उसका जीवन बदल दिया हो। अद्वैत सोचता है कि उसकी शादी उसके माता पिता की पसंद और मर्जी से हुई है, जिससे उसे कोई एतराज नहीं था। पर अनजाने में ही सही, पर किसी का प्यार उसके हाथों छीन गया। अद्वैत को यह बात पूरे रास्ते खाई जा रही थी। वह घर नहीं जाना चाहता था, पर निशांत खुद इसे लेकर आया। घर के अंदर अद्वैत कदम रखता है। उसी समय निशांत भी घर के अंदर कदम रखता है, पर सृष्टि उसे अंदर आने से रोकती है। ठहर जाओ, अंदर आने की कोशिश भी मत करना।
तुमने इतनी सी छोटी सी बात के लिए मेरे पति का अपहरण करवाया। मुझे शर्म आती है यह कहते हुए कि तुम अद्वैत जी के भाई जैसे मित्र हो, और तुमने एक बार भी यह नहीं सोचा कि अद्वैत जी के बिना उसके माता पिता का क्या हाल होगा। सृष्टि ने अपने दिल की सारी भड़ास निशांत पर निकाल दी। निशांत चुपचाप देहरी के बाहर खड़ा रहकर सारी बातें सुनता रहा। अद्वैत बोला, तुम उसे अंदर क्यों नहीं आने दे रही हो? सृष्टि बोली, आप नहीं जानते, अद्वैत ने आपको बंदी बनाया था। अद्वैत से, वह चिराग के माध्यम से। अद्वैत ने पूछा, यह तुम क्या कह रही हो? अद्वैत मेरा दोस्त है, वह ऐसा क्यों करेगा? सृष्टि बोली, मैंने निशांत से ठीक से बर्ताव नहीं किया, इसी कारण उसने यह किया। अद्वैत बोला, तुमको गलतफहमी हो रही है। निशांत ने मुझे बंदी नहीं बनाया था, बल्कि मुझे गुंडों से छुड़वा कर लाया है, मेरी जान बचाई है। सृष्टि ने पूछा, तो फिर आपको किसने बंदी बनाया और क्यों? क्या वजह थी? अद्वैत अचानक शांत हो गया। उसे समझ नहीं आया कि सारी बातें वह सृष्टि को कैसे बताए। अद्वैत ने बताया, चिराग ने मुझे बंदी बनाया था, पर आप तो उसकी सहायता करने गए थे, तो उसने आपको बंदी क्यों बनाया? अद्वैत चुप रहा। सृष्टि ने दोबारा सवाल किया। अद्वैत ने धीमी आवाज में जवाब दिया, क्योंकि मैंने निशांत का प्यार उससे छीना। निशांत बोला, यह क्या बोल रहे हो भाई? सृष्टि बोली, आपने निशांत का प्यार छीना? पर कैसे? कौन है वह युवती जिसे आपने निशांत से अलग किया? अद्वैत इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहता था, पर उसे जवाब देना पड़ा। वह युवती तुम हो सृष्टि। यह सब सुनकर सृष्टि आश्चर्यचकित रह गई। निशांत बोला, हाँ, तब मैं तुमसे प्यार कर बैठा जब मैं तुमसे पहली बार मिला था, पर उसे यह नहीं पता था कि तुम्हारी शादी तय हो चुकी है, वह भी उसी के दोस्त अद्वैत के साथ। सृष्टि बोली, मुझे निशांत ने यह सब नहीं बताया। अद्वैत बोला, निशांत सब मुझे भी नहीं बताना चाहता था, क्योंकि अब वह हमारे शादीशुदा जीवन में कोई बाधा नहीं बनना चाहता था, इसीलिए वह चुप था और मुझसे नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। वह खुद को हम दोनों का दोषी समझ बैठा था कि वह तुमसे प्यार कैसे कर बैठा। सृष्टि का मन आत्म गलाने से भर गया। उसने अनजाने में निशांत को बहुत कुछ कह डाला। सृष्टि को अपनी कही हुई बातों का दुख था। सृष्टि ने निशांत से माफी मांगी। सृष्टि ने निशांत को बहुत गलत समझा। उल्टा निशांत ने अद्वैत को गुंडों से छुड़ाकर उस पर उपकार किया था। निशांत बोला, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे विषय में बहुत गलत सोचा और समझा। मुझे एक बार ऐसा एहसास हुआ कि तुम्हारी नीयत खराब है, पर मुझे क्या पता था कि तुम मुझसे प्रेम कर बैठा। खैर, प्रेम पर किसी का वश नहीं चलता, प्रेम तो हो जाता है, पर मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे जीवन की खुशी नहीं बन सकती। मेरा विवाह अद्वैत जी के साथ हुआ है और ईश्वर भी इसके साक्षी है। हमारा रिश्ता अब कभी नहीं टूट सकता। अब सृष्टि, मुझे माफ कर देना, पर मेरी नीयत तुम्हारे लिए कभी खराब नहीं थी। हम दोनों प्रेमी नहीं, पर एक अच्छे मित्र तो बन सकते हैं। सृष्टि बोली, हाँ, क्यों नहीं। अब कभी भी तुम्हें इस मित्र की आवश्यकता हो तो मुझे याद कर लेना। निशांत बोलता है, मैं चलता हूँ, अब नमस्ते। निशांत यह कहकर वहां से चला गया। विक्रम सिंह और सुनैना जी अपने बेटे को गले से लगा लेते हैं और अपने जीवन को खुशहाल तरीके से जीना शुरू कर देते हैं। सृष्टि और अद्वैत के शादीशुदा जीवन में खुशियां आती है। सृष्टि को माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अद्वैत, उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं कि सृष्टि 3 महीने की गर्भवती थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि अद्वैत और सृष्टि के जीवन में एक नए तूफान का आगमन होता है। उनकी जिंदगी नए रंगों से भरने ही वाली थी। बस कुछ महीनों की देरी थी। सृष्टि का ख्याल उसके ससुराल में उसकी सास सुनैना जी बहुत अच्छे से रखती थी। अद्वैत भी अपनी पत्नी का बहुत ध्यान रखता था, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देता। एक दिन सृष्टि के माता पिता से मिलने उसके ससुराल आते हैं। सृष्टि का मन खुशी से झूम उठता है। बहुत समय हो गया था उसने अपने माता पिता से मुलाकात की थी। सृष्टि बोली, प्रणाम, तुम यहाँ कैसे आई? कैसी हो? और बापूजी कैसे हैं? मैं आप लोगों को याद कर रही थी और आप आ गए। सृष्टि के पिता बोले, छोरी का ससुराल जाना अच्छा नहीं लग रहा। सुनैना जी बोली, अच्छा हुआ आप सृष्टि से मिलने आए। सृष्टि को भी काफी समय हो गया आपसे मिले हुए।
विक्रम सिंह और केशव जी आए। केशव जी बोले, अरे नहीं, छोरी ससुराल में खड़ी है, वही हमारे लिए काफ़ी है। केशव जी पुराने विचारों वाले थे, इसीलिए उन्हें लगता था कि बेटी के ससुराल नहीं जाना चाहिए। विक्रम सिंह बोले, अब वह जमाना नहीं रहा, आपकी बेटी का ससुराल भी आपका ही घर है। केशव जी और सृष्टि की माँ दोनों सोफे पर बैठ गए। सुनैना जी ने दोनों की सेवा करती है, नाश्ता करवाती है, पर सृष्टि के माता पिता नाश्ता तो दूर, पानी भी नहीं पीते। सुनैना जी दोनों से विनम्र अनुरोध करती है, पर वे नाश्ता नहीं करते। सरिता बोली, सृष्टि, तुम्हें अपने माता पिता के साथ कुछ दिन बिताने का मन है तो अपना सामान बांध लो, कुछ दिन घूम जाओ। सुनैना जी सृष्टि को उसके मायके भेज देती है, यह सोचकर कि बहुत समय हो गया है। सृष्टि सृष्टि अपने पीहर नहीं गई थी। सुनैना जी के कहने पर सृष्टि संध्या समय में मायके चली जाती है। अद्वैत भी सहमत हो जाता है। सरिता और केशव जी सृष्टि को लेकर गांव चले जाते हैं। सृष्टि को अपने गांव में बहुत अच्छा लगता है। सृष्टि के गांव में अब उसकी कोई सखी नहीं थी, क्योंकि सभी सखियों की शादी हो चुकी थी। बारिश का मौसम था, चारों ओर पानी ही पानी। सृष्टि का घर मिट्टी का बना हुआ था। बारिश के कारण आंगन की मिट्टी गीली थी, जिसकी वजह से जमीन फिसल रही थी। अभी बारिश थमी हुई थी, पर जमीन अभी भी गीली थी। आंगन में अच्छी हवा चल रही थी, इसीलिए सृष्टि आंगन में चारपाई पर बैठने के लिए कदम बढ़ाती है। उसी दौरान सृष्टि का पैर फिसलता है और वह पेट के बल गिर जाती है, जिससे उसे काफी चोट लगती है और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को भी गंभीर चोट पहुंचती है। सृष्टि चीखती है और चिल्लाती है। सरिता ने सृष्टि को देखा और तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने उसकी जांच की। जांच करने पर पता चलता है कि सृष्टि का गर्भपात हो गया है। सृष्टि को अभी होश नहीं था, पर उसकी माँ सरिता का रो रोकर बुरा हाल था। सरिता को समझ नहीं आता कि यह खबर अपने ससुराल वालों को कैसे बताए, खासकर दामाद अद्वैत को। केशव जी घर आते हैं, उनका भी रो रोकर बुरा हाल हो जाता है। सृष्टि को होश आता है। उसे अजीब सा लग रहा था, पेट में दर्द, मन में किसी अनहोनी का डर। वह अपनी माँ की तरफ देखती है, जो रोती हुई नजर आती है। उसे समझ नहीं आता कि उसकी माँ क्यों रो रही है। वह माँ से पूछती है, क्या हुआ माँ, आप क्यों रो रही है? और पिताजी भी रो रहे हैं, क्या हुआ आपको? सरिता चुप रहती है और लगातार रोती रहती है। चारपाई के एक कोने को पकड़कर सृष्टि का मन घबराया हुआ था। उसके पेट में दर्द हो रहा था, पर उससे ज्यादा दुख यह था कि उसके माँ पिताजी क्यों रो रहे हैं। सृष्टि जोर देकर पूछती है, पर कोई जवाब नहीं देता। डॉक्टर बोले, बेटी, तेरा गर्भपात हो गया है। सृष्टि अपना आपा खो बैठती है, चीखती है और चिल्लाती है, अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। क्या सपने देखे थे मैंने और अद्वैत ने, सब सपने टूट गए हमारे। सरिता बोली, बेटी, अभी मैंने तेरे ससुराल वालों को इसकी खबर नहीं दी, सब मेरी गलती है। मुझे तुझे यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। मेरी वजह से तुम्हारा सपना टूट गया, मुझे माफ कर दो। सृष्टि एक जगह भूत बनी बैठी रहती है, उसे होश ही नहीं था, मानो उसके आंसू ही सूख गए हो। केशव जी यह खबर सुनाते हैं, सभी परेशान और दुखी हो जाते हैं। अद्वैत का रो रोकर बुरा हाल हो गया था। सभी लोग सृष्टि के मायके पहुंचते हैं और अपनी चिंता और दुख व्यक्त करते हैं। सुनैना जी भी खुद को दोषी महसूस करती है कि उसने सृष्टि को उसके मायके भेजा था। सुनैना जी सृष्टि और अद्वैत से माफी मांगती है। अद्वैत का मनोबल टूट गया था और वह खुद को असहाय महसूस करता है, पर देर बाद हिम्मत जुटाकर अपनी पत्नी को संभालता है, उसे दिलासा देता है, कोई बात नहीं, हम दोनों मिलकर सुख दुख बांट लेंगे, तुम चिंता मत करो। सृष्टि अद्वैत से गले लगकर बहुत रोती है। सुनैना जी मन ही मन सोचती है कि उसने एक बार फिर अद्वैत को दुख दिया है। वह उस दिन को याद करने लगती है जब अद्वैत का जन्म उसकी माँ उर्मिला के समय हुआ था। सुनैना जी खुद को अपने बेटे और बहू को दोषी समझती है। वह सोचती है कि उसने ही सृष्टि को उसके मायके भेजा था। अगर वह उसके मायके नहीं भेजती तो शायद आज यह दुर्घटना नहीं होती, पर होता वही है जो भगवान की मर्जी होती है। सुनैना जी को लगता है कि उसने अद्वैत को जीवन भर सिर्फ दुख ही दिया है। हुआ यूं कि जब उर्मिला अद्वैत को जन्म देने वाली थी, तभी एक दिन उर्मिला के साथ
एक हादसा होता है और उस हादसे की जिम्मेदार सुनैना खुद को समझती है। सुनैना और उर्मिला दोनों बहुत अच्छी सहेलियां हुआ करती थी। दोनों में बड़ा प्रेम रहता था। सुनैना जी कभी कभी उर्मिला जी से मिलने उसके घर भी जाती थी। उर्मिला का पति उर्मिला के गर्भवती होने के 4 महीने बाद ही किसी बीमारी से ग्रसित होने की वजह से उसका देहांत हो जाता है, जिसकी वजह से उर्मिला जी के आगे पीछे उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं होता। सुनैना उर्मिला के लिए बहुत दर्द महसूस करती है और उसे अपने घर ले आती है। उर्मिला सुनैना की बहुत आभारी होती है। उर्मिला के जीवन की सारी रौनक उसी दिन चली जाती है जब उसके पति का देहांत हो जाता है। उसके पास अब सिर्फ जीने की एक ही उम्मीद बचती है और वह है उसके पेट में पल रहे बच्चे के लिए। सुनैना उसका पूरी तरह ख्याल रखती है। सुनैना की अपनी कोई संतान नहीं थी, इसीलिए वह उर्मिला के होने वाले बच्चे के लिए बहुत खुश होती थी। एक दिन उर्मिला घर के भीतर टहल रही थी और उसी समय सुनैना वहां से गुजर रही थी। उसके हाथ में गर्म तेल था जिससे वह उर्मिला के पैरों में मालिश करने जा रही थी। उर्मिला आगे की ओर जाती और उसी के पीछे सुनैना कटोरी में तेल लेकर आ जाती। जैसे ही सुनैना उसके नजदीक आती, उर्मिला पीछे पलटती है और सुनैना के हाथ से सारा तेल गिर जाता है। कुछ तेल सुनैना के हाथों पर भी गिरता है। उर्मिला का गर्भ 8वें महीने का था। सुनैना के हाथ पर जो तेल गिरता है वह बहुत गर्म था, जो उर्मिला के पलटने से उसी के हाथ पर गिरता है और कुछ फर्श पर भी गिर जाता है। उर्मिला उसे संभालने के लिए आगे बढ़ती है। उसी दौरान उसका पैर तेल पर पड़ जाता है और वह फर्श पर गिर जाती है। सुनैना को अपने हाथ जलने का कोई कष्ट नहीं था जितना कि उर्मिला के गिरने का। वह उर्मिला को पकड़ने की कोशिश करती है पर उर्मिला उससे पहले ही गिर जाती है, जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत गंभीर हो जाती है। सुनैना तुरंत उर्मिला को अस्पताल लेकर जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि हालत बहुत नाजुक है, दोनों को बचाना मुश्किल है। सुनैना का होश उड़ जाता है। यह सब सुनकर वह अंदर से कमजोर पड़ जाती है। तभी विक्रम सिंह अस्पताल आते हैं। डॉक्टर उन्हें उर्मिला की गंभीर अवस्था के बारे में बताती है। यह सारी बातें उर्मिला के सामने हो रही थी, जिसे वह सब सुन लेती है। उर्मिला डॉक्टर से कहती है, सुनैना मेरे बच्चे को बचाइए। सुनैना पर उर्मिला कहती है, सुनैना मैंने यह दुनिया देख ली है, अब मैं अपने प्यार की निशानी को नहीं मरने दूंगी। उसका इस दुनिया में आना मेरा और मेरे पति का सपना था, मुझे वह सपना पूरा करने दो। और अगर मैं मर भी जाऊं तो तुम तो हो ही ना, मेरे बच्चे का ख्याल रखो। उर्मिला के पास ज़्यादा वक्त नहीं था। उसने सुनैना और विक्रम सिंह से वादा लिया। उर्मिला का बच्चा दुनिया में आता है और उर्मिला इस संसार से विदा हो जाती है। उर्मिला का बच्चा होता है जिसका नाम सुनैना अद्वैत रखती है। सुनैना अद्वैत की माँ के इस दुनिया में न होने की जिम्मेदार खुद को समझती है। आज तक वह खुद को अपराध के लिए माफ नहीं कर पाई थी और आज फिर से उसे अनजाने में एक गलती हो गई। अद्वैत का होने वाला बच्चा नहीं रहा। सुनैना जी अद्वैत से माफी मांगती है। अद्वैत पूछता है, माँ तुम माफी क्यों मांग रही हो, तुम्हारी क्या गलती है इसमें? सुनैना जी कहती, बेटा मैंने आज तक तुम्हें सिर्फ दुख ही दिया है। अद्वैत कहता है, क्या दुख दिया है तुमने माँ, तुम बहुत अच्छी माँ हो, तुम कैसे मुझे कोई दुख या तकलीफ देख सकती हो? सुनैना जी उसकी असली माँ के विषय में बताती है। अद्वैत को एक पल के लिए दुख हुआ पर उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। अद्वैत कहता है, माँ मैंने अपने जीवन में शुरुआत से ही आपको देखा है, इसीलिए आप ही मेरी माँ है। और रही बात सृष्टि की, तो यह भाग्य था, इसके लिए आप खुद को जिम्मेदार ना समझे। अद्वैत अपनी पत्नी सृष्टि को अपने घर लेकर आता है और उसका ख्याल रखता है। उसे कभी एहसास नहीं होने देता कि वह किस दुख से जूझ रही है। अद्वैत सृष्टि से कहता है, हम दोनों के जीवन की खुशी कोई छीन नहीं सकता। देखना एक बार फिर हमारे जीवन में खुशियों से भर जाएगा। जीवन में सुख दुख आना स्वाभाविक है, हमें उसे घबराना नहीं चाहिए बल्कि उसे सीख लेना चाहिए। अद्वैत सृष्टि के जीवन में फिर से खुशियाँ लौटाता है। उनके घर में एक नन्हा पुत्र जन्म लेता है। तो दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।
दोस्तों मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।